अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आड़े डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, सिंध के अंदर डाकू राज कायम हो चुका है और ये डाकू राज कब से कायम है, डाकू राज में इजाफा क्यों हो रहा है। आए दिन डाकू किसी ना किसी को अगवा कर देते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत और कई सारे इदारे खामोश तमाशा देख रहे हैं कि कब दोबारा कोई अगवा किया जाएगा। पुलिस कुछ नहीं कर पाती, सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब सिंध के अंदर जो डाकू राज है इसका कैसे खात्मा होगा या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, ये डाकू राज क्यों कायम हुआ है, या माजी में भी डाकू राज जो कायम था वो कैसे खत्म किया गया, उसके पीछे कौन सी प्लानिंग अख्तियार की गई थी जब ये डाकू राज खत्म हुआ। और दूसरी बात ये कि एमकेएम का दावा है कि कराची हमारे दौर में बेहतर था। क्या एमकेएम का ये दावा दुरुस्त है, इस पे बात करते हैं। दोनों सूरतों पे आपको बताते हैं, आदाद और शुमारत के साथ और हकायक पर मबनी आपके सामने बातें रख रहा हूं इस डाकू राज के मुताबिक भी, और जो एमकेएम का जो दावा है, एमकेएम की जो माजी की जो हकीकत है उस पर भी। चलते शुरू करते हैं, आपको बताता हूं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि सिंध के अंदर डाकू राज कायम हो चुका है और सिंध के लोगों को डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ा गया है। अब सिंध के लोगों को डाकुओं के रहमो करम पे किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, और ये डाकू राज पीक पे क्यों चला गया है। देखिए, सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की तीसरी बार हुकूमत है, यानी 15 साल पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2023 चल रहा है। अब इस असेंबली की भी मुद्दत पूरे होने वाली है, यानी 3 टन्योर पीपल्स पार्टी के पास है। ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही क्यों चीजें पीक पे चली जाती हैं, करप्शन उरूज पे पीपल्स पार्टी के दौर में, और असातिज़ा जो हैं वो अगर एहतजाज करते हैं अपने हुकूक के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। अगर हारी सिंध के मजदूर कराची प्रेस क्लब के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं अपने हुकूक के लिए, तो उनके ऊपर भी डंडे बरसाए जाते हैं। अगर एमकेएम वाले या दहशतगर्द लोग कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करते तो उनको जूसेस पिलाए जाते थे। तो मकसद कहने का, ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर ही सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफी, नारवा सलूक और सिंध के लोगों को लावारिस क्यों छोड़ा जाता है, सिंध के लोगों के साथ लाताल्लुकी का इजहार क्यों किया जाता है। क्या सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को इस वजह से वोट दिए कि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आए तो उनसे लाताल्लुकी का इजहार करे, उनको लावारिस छोड़ दे, डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दे। तो ये पीपल्स पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में लोगों को ये पूरा पूरा हक है, बल्कि लोग इनको गिरेबानों से पकड़कर इनसे पूछें, क्या हमने आपको वोट इस वजह से दिए थे कि आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दें। माजी में भी ये डाकू राज कायम था 90s के दौर में। उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उस वक्त भी ये डाकू राज उरूज पे था। आए दिन यानी सड़कों पे रात गए नाके लगा के लूटमार की जाती थी, अगवा बराए तावान के बड़े किस्से हुआ करते थे, बड़ी वारदातें हुआ करती थी, लेकिन लोग तंग आ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक फैसला किया गया था। वो कौन सा फैसला था? वो फैसला ये था कि अब डाकुओं से निजात दिलानी है। किनको? सिंध के लोगों को, क्योंकि सिंध के लोग तंग आ चुके थे। उस वक्त सिंध के लोगों की डिमांड थी कि हमें डाकुओं से निजात दिलाई जाए। आए रोज अपना कोचेज से लोगों को उतार कर जेवरात छीने जाते थे, कई सारी रकूम जो है हथियारी जाती थी, गन पॉइंट के ऊपर लोगों को अगवा किया जाता था, फिर उनसे तावान वसूल करने के लिए उनको अगवा किया जाता। तो उस वक्त माजी में जब पीएमएलएन की हुकूमत थी 97 या 98 के दौर में, तो उस वक्त एक ऑपरेशन का फैसला किया गया, उसमें आर्मी का ऑपरेशन किया गया उस वक्त, और आर्मी के ऑपरेशन के तवस्सुस से सिंध के लोगों को डाकू राज से निजात दिलाई गई। पीएमएलएन ने यह बेहतरीन काम किया, लेकिन आखिर मसले का हल फौजी ऑपरेशन ही क्यों बनता है? क्या पुलिस हमारी इस काबिल नहीं है? पुलिस को हमने इस काबिल क्यों नहीं बनाया? पुलिस जब पॉलिटिसाइज होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस मुकाबला डाकुओं का कैसे कर पाएगी, पुलिस लुटेरों का मुकाबला कैसे कर पाएगी? जब पुलिस खुद भत्ते में मुलविस होगी, जब पुलिस
खुद जराइम में मुलविस होगी, जब पुलिस खुद लोगों को डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ेगी, तो जाहिर सी बात है पुलिस कैसे मुकाबला करेगी। और पुलिस को पॉलिटिसाइज जो किया गया है, पुलिस को फकत और फकत यानी पीपल्स पार्टी ने अपने लिए एक प्रोटोकॉल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है पुलिस को, और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, पुलिस के पास वो असला नहीं है, पुलिस के पास वो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं जो इस वक्त कच्चे में जाकर डाकुओं का पुलिस मुकाबला कर सके। कुछ रोज कबल या कुछ माह कबल एक नाम नेहाज ऑपरेशन शुरू किया गया था। वहां रहीम यार खान से पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। यहां सिंध से यानी कनकोट, कश्मोर, जैकबाबाद की साइड से सिंध पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें काफी सारे पुलिस के जवान शहीद भी हुए। एक एसएचओ को अगवा किया गया, फिर छोड़ा गया। काफी सारे लोग उसमें यानी शहीद हुए पुलिस के, और फायरिंग का तबादला भी हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। जब तक हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, तब तक ये डाकू राज सिंध के अंदर कायम होगा। और आखिर में यही एक हल निकलता है कि रेंजर्स के तवस्सुस से या फौज के तवस्सुस से एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप किया जाए, जिससे डाकुओं से सिंध के लोगों को निजात दिलाई जा सके। जैसे माजी में, जैसा कि मैंने कहा कि पीएमएल-एन के दौर में, वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के दौर में डाकुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया और सिंध के लोगों को सुख का सांस लेना पड़ा, सिंध के लोगों को डाकुओं से निजात दिलाई गई। आज भी आए दिन बच्चे अगवा हो रहे हैं। पहले तो यानी वारदातें होती थी कि बड़े लोगों को अगवा किया जाता था, और खास करके अकलियती बिरादरी यानी हिंदू लोगों को अगवा करके उनसे तावान वसूल किया जाता था। अब बच्चे घर के बाहर जो खेलते हैं, उन बच्चों को अगवा किया जाता है। एक बच्ची फजीला सर की कई सालों से गुम है, और अपना प्रिया कुमारी है, वो कई सालों से वो भी गुम है। कई सारे लोग गायब है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गायब है, जिनको आज तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। लेकिन ये नहीं में कुछ दिनों के अंदर ये 7 बच्चे जो अगवा हुए, एक फरहान सुमरो है 8 साल, फिर 3 साल का अपना सदाकत आजानो है, फिर 10 साल का अपना जी अदील है, उसके बाद एक मीरानी बच्चा है, और आखिर में एक कौसर बच्ची है, जिनको अगवा किया गया है और अगवा बराए तावान के सिलसिले में उनको अगवा किया गया। अब उनसे अगवा का तावान वसूल करने के लिए उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, फिर हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे। पुलिस के पास वुरसा जा रहे हैं, तो वुरसा को थाने के जो सिपाही हैं वो धक्के देकर उनको बाहर निकाल देते हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध हुकूमत अपने आप को बचाने में या सिंध हुकूमत अपनी हुकूमत की करप्शन छुपाने में लगी हुई है, लेकिन सिंध के लोगों को लावारिस और सिंध के लोगों से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। अब जब इलेक्शन आएंगे तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत फिर लोगों के पास जाएगी वोट लेने के हवाले से, लेकिन सिंध के लोगों ने वोट देके पीपल्स पार्टी को ऐवानों में भेजा कि हमारे हुकूक की मुहाफिज बनेगी, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ बनेगी पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी उल्टा लोगों के, सिंध के लोगों के अपना जख्मों पे नमक छिड़क रही है, और सिंध के लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की नाअहली, पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से सिंध के लोग अब डाकुओं के रहमो करम पे हैं। तो अब सिंध के लोगों की डिमांड है कि माजी के तर्ज का एक फौजी ऑपरेशन करके हमें इन डाकुओं से निजात दिलाई है। अब आते हैं कि एमक्यूएम का जो दावा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दावा किया है कि हमारा दौर बहुत अच्छा था, हमारे दौर में डेवलपमेंट भी बहुत बेहतरीन किस्म की थी, मुस्तफा कमाल का दौर बड़ा जबरदस्त किस्म का दौर था। अब मुस्तफा कमाल का दौर बड़ा जबरदस्त किस्म का दौर था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन वो कैसे? क्योंकि एमक्यूएम को दस्त शफ़क़त हासिल थी उस वक्त के डिक्टेटर आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, उनको दस्त शफ़क़त हासिल थी। परवेज मुशर्रफ ने डॉलर दिए, उनको खुली छूट दी थी, जब जाके डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो डॉलर मिल रहे थे। और डॉलर भी कैसे मिले आपको पता है कि हमने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ दिया, उसके बदौलत 80,000 पाकिस्तानी हमने अपने शहीद करवाए, और उसके बाद हमें जो डॉलर मिल रहे थे वो मुशर्रफ
वो डॉलर बेतहाशा डॉलर एमक्यूएम के ऊपर बरसा रहा था, तो एमक्यूएम ने वो काम करवाए। एमक्यूएम ने कोई एहसान नहीं किया, एमक्यूएम ने जो काम करवाए वो एमक्यूएम का फर्ज था। लेकिन एमक्यूएम का जो माजी है वो आपको पता है कैसा। आज का जो कराची है पूरा अमन कराची है, डेवलप हो रहा है, कराची में अच्छी बसेस चल रही है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी मदद। पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन पीपल्स पार्टी दहशतगर्द तंजीम नहीं है। पीपल्स पार्टी भत्ता नहीं मांगती, एमक्यूएम भत्ता मांगती थी, एमक्यूएम की दहशत उरूज पे थी। एमक्यूएम 1 2 3 4 बोलती थी, कराची पूरा बंद हो जाता था, दहशत ज़दा लाशें मिलती थी, ड्रिल मशीन से सुराख बॉडीज में करके और बोरियों में बंद करके लोगों, कराची के लोगों की लाशें फेंकी जाती थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपको पता नहीं या आप भूल चुके हैं अपना माजी। आपका माजी कराची की तारीख भरी पड़ी है, आपका माजी दहशतज़दा माजी था। आपके दौरे हुकूमत का जो कराची है वो दहशतज़दा कराची था। आपके दौरे हुकूमत का जो कराची था वो लाशों से भरा हुआ कराची था। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप भूल चुके हैं, लेकिन लोगों को आज तक याद है और आइंदा भी याद रहेगा। और कराची की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें भी लिखा जाएगा कि आपका दौर दहशतगर्दी का दौर था, आपका दौर बदमाशी का दौर था, आपका दौर दहशतज़दा दौर था, आपका दौर भत्ते का दौर था और आपका दौर सेक्टर इंचार्ज की बदमाशी और ड्रिल मशीन से सुराख करने वाला दौर था। आप कह रहे हैं आपका दौर अच्छा था, आपके दौर का वो कराची अच्छा था। कराची आज बेहतर है। कराची में आज जो अमन व अमान है वो पीएमएलएन की उस माजी की हुकूमत के बदौलत है। अगर रेंजर्स कराची में ऑपरेशन नहीं करती तो आपकी दहशत आज भी कायम और दायम रहती। आपकी दहशत को खत्म करने के लिए इदारों को इनिशिएटिव लेना पड़ा, इदारों को एक्शन लेना पड़ा, जिसके बाद जाके कराची का अमन बहाल हुआ। आज भले ही पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट भी करवा रही है और पीपल्स पार्टी ने कराची के नक्शे को तब्दील कर दिया है। कराची के अंदर जो मास ट्रांजिट सिस्टम, जो बेहतरीन किस्म की बसेस का जो आगाज किया है, जो माहौल दोस्त बसेस का जो आगाज किया है और अंडरपासेस बन रहे हैं, रेड लाइन के मंसूबे बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट कराची में बहुत बेहतरीन किस्म की हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दौर अच्छा है, बड़ी माजत के साथ आपका दौर दहशतज़दा दौर था, बदमाशी का दौर था, भत्ते का दौर था, भत्ते की पर्ची का दौर था और आए रोज कराची के अंदर 10 से 12 लोगों की लाशें गिरने का दौर था। आप कह रहे हैं कि आपका दौर अच्छा था, मैं आपको बताता हूं आपका दौर कैसा था। बिल्कुल आपका दौर दहशतगर्दी का दौर था, दहशतज़दा माहौल था, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला दौर था, जबर का दौर था, जबरदस्ती का दौर था, खालों की छीना छपटी का दौर था। आप कह रहे हैं कि आपका दौर अच्छा था। आज का कराची बहुत बेहतर है, स्नैचिंग वगैरह है, लेकिन लोगों की लाशें तो नहीं गिर रही आजकल। आज का कराची आपके दौरे हुकूमत से कई गुना ज्यादा बेहतर कराची है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दो तबके हैं, एक तबका कमाता है और दूसरा तबका खाता है। आप कहते हैं कि 98% लोग कमाकर देते हैं, 2% लोग उस पर अयाशिया करते हैं। बड़ी माजत के साथ आप आदाद शुमार में भी आपका जहन कमजोर है। कराची समेत पूरा सिंध रेवेन्यू देता है वफाक को, जब जाके वहां से हमें 1000 अरब रुपए मिलते हैं। टैक्स की मद में पूरे पाकिस्तान को पालने वाला सुबह सिंध है, कराची समेत पूरा सिंध है। कराची फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, लेकिन कराची से जो रेवेन्यू टैक्स की मद में कलेक्ट होता है उसके साथ साथ सिंध के बाकी शहरों के जो टैक्स कलेक्शन की मद में जो पैसे आते हैं, पेट्रोल की मद में, गैस की मद में, गंदुम की मद में, चावल की मद में, कपास के मद में और सोयाबीन के मद में, खजूर की मद में, ये पूरा सिंध पैसा देता है, पूरा सिंध टैक्स कलेक्शन करके देता है। गन्ने के मद में, अपना शुगर मिलों की मद में, ये कौन देता है? क्या कराची में ये सारी चीजें मौजूद है? कराची हमारा दिल है, कराची सिंध का दिल है। कराची समेत पूरा सिंध टैक्स की मद में पाकिस्तान को बेताशा पैसा देता है। तो आप बराए मेहरबानी नफरत की सियासत छोड़ें, भाईचारगी
और अमन पसंदी और उखुवत की बात करें, नफरतें बांटना छोड़ें, प्यार और मोहब्बत बांटने की सियासत करें तो लोग आपका साथ देंगे। वरना लोगों के दिलो और दिमाग में आपकी दहशत आज भी जिंदा है। जो आप नाकाम जो आप कोशिश कर रहे हैं लोगों के जहनों से, लोगों के दिलों से उसको मिटाने की, लोगों के दिलों में वो ताकयामत जिंदा रहेगी। जो आपकी दहशत थी, आपकी बदमाशी थी, आपकी भत्ताखोरी थी, आपने जो कराची के अंदर बदमाशी की, आपने जो लोगों के घर उजाड़े, अपने ही उर्दू स्पीकिंग लोगों के आपने घर उजाड़ दिए। आप कह रहे हैं कि आपका दौर अच्छा था, बड़ी माजरत के साथ। तो आप अपना किबला दुरुस्त करें। लोग आपको पहचान चुके हैं, अब लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।